गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है हाइपर सेंसिटिविटी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड इम्यून स्टिमुलेशन एंड इम्यून सप्रेशन। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हमारी जो बॉडी में होती है वो एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया या वायरस है या कोई एलर्जन पार्टिकल है वो यदि हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो तुरंत जो फर्स्ट लाइन का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, उस इम्यून रिस्पॉन्स को नाम कहा गया है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जैसे ही कोई एलर्जन या ऐसा कोई पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके साथ साथ हमारा इम्यून सिस्टम जो फर्स्ट लाइन का इनकाउंटर करता है वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है। उसके कारण कभी कभी हमें इन्फ्लामेशन भी होता है, इचिंग की प्रॉब्लम भी होती है, रेडनेस भी होती है। तो ये जब चीज़ें एक साथ होने लगे तो समझ लेना कि हमारी बॉडी में जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो रही है। ये कुल 4 प्रकार की होती है, जैसे कि आप यहाँ पेज नंबर फर्स्ट पे देख रहे होंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, बिल्कुल टॉप पर लिखा हुआ है। जैसे टाइप 1 है आपका एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सेकंड है साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, थर्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड फोर्थ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसका जो टर्मिनोलॉजी है वो अपन पहले समझते हैं। जो डेफिनेशन है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वो इस प्रकार है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आर द अनडिजायरेबल रिएक्शंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। दिस रिएक्शन रिफर टू इम्यून and inflammatory responses which are harmful to the host. It is defined as a state of overstated immune response to an antigen. ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन जो है अकॉर्डिंग टू कॉम्स एंड जेल क्लासिफिकेशन इन 1963 द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। जैसा कि 4 टाइप्स मैंने आपको बताया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। इनका एक पर्टिकुलर नाम है और इनकी एक इम्यून सिस्टम का जो वर्कआउट है इन चारों क्लासिफिकेशन के हिसाब से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला है आपका एनाफाइलेटिक रिएक्शन। तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन में क्या होता है, समझो कि कोई एंटीजन है या कोई एलर्जन पार्टिकल है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो ये एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन तकरीबन 2 बार होती है। पहला तो फेज़ 1 होता है जो कि सेंसिटाइजेशन फेज़ कहा जाता है उसको, और सेकंड फेज़ में एक्टिवेशन फेज़ हो जाता है। आप यहाँ पेज पर देख रहे होंगे। समझो कि जैसे कि एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हम समझ रहे हैं तो उसका जो पहला फेज़ है वो सेंसिटाइजेशन फेज़। इस फेज़ में क्या होगा, कोई भी एलर्जन पार्टिकल या बैक्टीरिया या वायरस जिससे हमें एलर्जी है या कोई ऐसा एंटीजन जिससे हमारी बॉडी को एलर्जी होती है, तो उसका जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है हमारे इम्यून सिस्टम के साथ तो वही प्रोसेस होगी। मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स, पेसिनोफिल्स उसको इनगल्फ करेंगे, एंटीजन डिटर्मिनेंट्स रिलीज़ होंगे। तो जब वो फर्स्ट इनकाउंटर होगा तो मतलब बी सेल्स भी बनेगी, बी सेल बनेगी तो प्लाज्मा सेल्स बनेगी, प्लाज्मा सेल बनेगी तो एंटीबॉडी रिलीज़ होगी। तो उस समय जो एंटीबॉडी रिलीज़ होगी वो होगी IgE। ठीक है। सबसे पहली जो एंटीबॉडी बनेगी वो IgE, और जो बहुत सारी क्वांटिटी में बनेगी वो IgM, और जिसकी परसेंटेज हमारी सीरम में सबसे ज़्यादा है वो है IgG। ओके। तो इस समय जब फर्स्ट इनकाउंटर होता है एंटीजन का इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, तो उस समय फर्स्ट एक्सपोजर पे बी सेल्स का प्रोडक्शन होगा, बी सेल्स से प्रोडक्शन से प्लाज्मा सेल प्रोडक्शन और एंटीबॉडी IgE का प्रोडक्शन। उसके बाद क्या होगा, दिस IgE एंटीबॉडी कंबाइंस विद मास्ट सेल। मास्ट सेल भी जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट है। ठीक है। इसका भी बहुत अच्छा रोल है हमारे इम्यून सिस्टम में। ये मास्ट सेल्स जो है IgE एंटीबॉडी के साथ कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो उनके कंबाइन होने से क्या होगा, दिस मास्ट सेल्स आर प्रेजेंट, देखो मैंने यहाँ साइड में भी लिख रखा है, मास्ट सेल्स आर फाउंड इन ब्लड वेसल्स, म्यूकोसल लाइनिंग, स्किन एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू। तो जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा यानी एंटीबॉडी और मास्ट सेल का, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारे ब्लड सर्कुलेशन में या हमारे बॉडी फ्लूइड्स में काफ़ी वीक तक या कुछ सालों तक भी हम कह सकते हैं कि ये अवेलेबल रहता है। ठीक है। उस मास्ट सेल और IgE का कॉम्प्लेक्स यदि भविष्य में कभी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर बाद भी या कभी भी वो इन फ्यूचर हमारी बॉडी में वो सेम एंटीजन एनकाउंटर होता है, तब ये आपका फेज़ 2 एक्टिवेशन फेज़ स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है IgE एंटीबॉडी और मास्ट सेल का। जैसे ही सेकंड एनकाउंटर हुआ तो क्या होगा, ये मास्ट सेल जो है इसके एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स रिलीज़ करेगा। वो एंटीजन डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे, आपका हिस्टामिन और सेरोटोनिन।
हिस्टामिन और सेरोटोनिन के बारे में आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री में और अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा। तो जो हिस्टामिन और सेरोटोनिन जब रिलीज़ होता है तो उससे क्या होगा, आपको इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगा, इचिंग होगा, रेडनेस होगा। तो ये उसके ड्रॉबैक्स हैं। ये जब हिस्टामिनिक चीज़ें रिलीज़ होंगी तो उससे क्या होगा, ये मास्ट सेल जो है डीग्रेनुलेट करेगा ऑन री एक्सपोजर ऑफ सेम एंटीजन, और ये एंटीजन को ये कॉम्प्लेक्स बाइंड कर जाएगा, यानी अडैर हो जाएंगे ये सारे कॉम्प्लेक्स उस एंटीजन के आसपास, और उस एंटीजन को प्रिवेंट करेंगे किसी भी तरह से हमारी बॉडी को हार्म करने से। ठीक है, यदि वो वायरस है तो उसका रेप्लिकेशन मोड रोक देंगे, या उसका प्रोटीन डीनेचर कर देंगे, या उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बैक्टीरिया है तो उसको भी डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे, या कोई दूसरा इस टाइप का कोई पैथोजेनिक एलर्जन है या एंटीजन है तो उसको भी उसकी वर्किंग को रोकने की कोशिश करेंगे। ये सारा कॉम्प्लेक्स जो है एक्टिवेट होकर वहाँ पर अडैर हो जाएगा। इस एक्टिवेशन के कारण जो मास्ट सेल रिलीज़ कर रही है हिस्टामिनिक और सेरोटोनिन प्रोडक्ट्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको पेन, इचिंग, कैपिलरी डायलेशन। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट और सेकंड फेस हुआ है ये आपका किस में हुआ है, एनाफाइलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। यानी पहला तो आप वो एनकाउंटर हो रहा है एंटीजन, ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि आईजी एंटीबॉडी और मास्ट सेल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, और वो काफ़ी समय तक हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में। यदि वही सेम एंटीजन फिर से हमारी बॉडी में आता है तो ये फेज़ 2 एक्टिवेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स उस एंटीजन के आसपास अडैर होकर उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन भी रिलीज़ होता जाएगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग, इचिंग और पेन, इन्फ्लामेशन हमें दिखने लगता है। ठीक है, तो जब भी यदि हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी आपको ऐसा महसूस होता है कि इन्फ्लामेशन, रेडनेस, इचिंग हो रही है, तो समझ लेना कि आपकी बॉडी जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर रही है, और वो फर्स्ट स्टेज यानी टाइप 1 में का जो आपका क्लासिफिकेशन है एनाफाइलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। तो ये एक अच्छा साइन है, आपकी बॉडी फाइट कर रही है, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे दूसरा जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्लासिफिकेशन में है वो है साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। इस साइटोटॉक्सिक रिएक्शन में क्या हो रहा है इसकी पहले तो आप वर्किंग मेथड समझिए। दिस साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन्वॉल्व्स आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज। ठीक है, द इम्यून सिस्टम मिस्टेक्स a normal body constituent as a foreign material. Human immune system makes a mistake that a normal body constituent as a foreign material. जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के किसी भी कंस्टिट्यूएंट को या सेल को या किसी भी बाय प्रोडक्ट को फॉरेन मटेरियल समझ के बाय मिस्टेक उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि अपने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं कि जो ब्लड ग्रुप जिस आदमी का हो तो और उसको रिक्वायरमेंट हो ब्लड की, तो सेम ब्लड ग्रुप ही उसको अप्लाई किया जाता है। क्यों अप्लाई किया जाता है सेम ब्लड ग्रुप? समझ लो जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो जो ए ब्लड ग्रुप वाला है तो उसकी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होंगे वो उस एंटीजन्स को भी अपन ए ही कहेंगे। ठीक है, अब यदि इस ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को बी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप का ब्लड लेकर चढ़ा दिया गया तो उस इंसान का जो पहला वाला जो अपना रिसिपिएंट था जिसको ब्लड की ज़रूरत थी उसका तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और आपने चढ़ा दिया बी पॉजिटिव, तो उस ए पॉजिटिव वाले इंसान की बॉडी जो है इम्यून रिस्पॉन्स करेगी कि भैया ये जो है दूसरा टाइप का आरबीसी हमारी बॉडी में आया है जिसके ऊपर एंटीजन बी है, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो वो उस आरबीसी को ख़त्म करेगी। यानी फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं, आपने ब्लड चढ़ाया भी सही, पर हमारी बॉडी क्या समझती है कि आरबीसी तो है लेकिन उसके ऊपर जो एंटीजन है वो हमारे बॉडी के लिए एक फॉरेन मैटर है या फॉरेन मटेरियल है, तो उसको डिस्ट्रॉय करो। तो ये कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी जैसे कि RH नेगेटिव मदर है और बेबी फिटस उसका पॉजिटिव आ गया, तो भी मदर के लिए तो बेबी कोई फॉरेन मटेरियल नहीं है, लेकिन इम्यून सिस्टम ने उसको अगर फॉरेन मटेरियल मान लिया तो वो फिर उस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्ट्रॉय करके ही छोड़ेगा। वो किस कंडीशन में होता है? इस साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। ठीक है, तो हम आगे और पढ़ते हैं इसको। द आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज़ रिएक्ट विथ एंटीजन बॉन्ड ऑन बॉडी सेल and cause cell and tissue damage.
This hypersensitivity reaction can be seen in Myasthenia gravis disease, hemolytic disease of newborn and in some autoimmune system. इसको हम ये कह सकते हैं कि अपना ऑटो इम्यून सिस्टम भी अपने आप जनरेट हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट में मैंने ब्लड ग्रुप का ही कोई एग्जांपल दिया है। जैसे कि ये रिसिपिएंट ए है, ठीक है, रिसिपिएंट यानी जिसको ब्लड की ज़रूरत है, उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो उसकी आरबीसी पे समझ लो एंटीजन ए है, और ये आदमी एंटीबॉडीज़ जो बना रहा है वो एंटी बी है, यानी वो ए वाले ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन बी वाले के लिए उसके पास एंटीबॉडीज़ तैयार है, तो इसलिए इस एंटीबॉडीज़ का नाम दिया अपन ने एंटी बी एंटीबॉडीज़, ठीक है। अब यदि आपने इस व्यक्ति को, रिसिपिएंट को ब्लड ग्रुप बी चढ़ा दिया डोनर से, यानी डोनर को हम क्या कहेंगे बी, तो इसकी आरबीसी पे जो आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होंगे वो बी कहलाएंगे, यानी बी एंटीजन्स, और ये जो एंटीबॉडी बनाता है वो है एंटी ए एंटीबॉडी। अब यदि ये डोनर बी रिसिपिएंट ए को ब्लड डोनेट करेगा तो ये देखो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्लम्स बन जाएंगे आरबीसी के, ठीक है, आरबीसी जिस किसकी बी वाले की, डोनर की, क्लम्स बन जाएंगे, और ये जो एंटीबॉडीज़ जो आप देख रहे हो इस आरबीसी के आसपास, वो एंटीबॉडीज़ ये है एंटी बी एंटीबॉडीज़, ये इसकी तरफ बाइंड होना चालू हो जाएगी, वो धीरे धीरे इस आरबीसी बी को डिस्ट्रॉय कर देगी। देखिए यहाँ पर एंटी बी एंटीबॉडीज रिएक्ट विथ सरफेस एंटीजन बी ऑफ टाइप ए ऑफ टाइप बी आरबीसी टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी कि हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है यदि कोई फॉरेन मटेरियल उसको लगता है तो वो कभी कभी हमारी खुद की सेल्स को भी आइडेंटिफाई करने में ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से धोखा खा सकती है। न्यूबॉर्न बेबी के केस में भी ऐसा होता है, अगर उसका मदर RH नेगेटिव है, बेबी RH पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि फिटस की डेथ हो जाए। तो इन कंडीशंस में हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम बहुत ही डेडली भी हो सकता है हमारे लिए। इसी तरह से मैंने आपको नोट्स जो दिए हैं इसी PDF में, उसमें आप टाइप 3 और टाइप 4 जो आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स है, डिलेट कॉम्प्लेक्स है, वो भी कुछ ना कुछ इसी तरीके की मिस्टेक्स छोटी छोटी हो जाती है हमारे इम्यून सिस्टम से पहचानने में कि ये हमारी बॉडी का मटेरियल है या किसी दूसरी फॉरेन मटेरियल है जो कि इन्वेट कर रहा है या हार्म कर रहा है हमारी बॉडी को, ऐसा इम्यून सिस्टम समझता है कभी कभी, ठीक है। तो आप इसको और डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करें इम्यून स्टिमुलेंट। इम्यून स्टिमुलेंट मतलब कि यदि किसी इंसान में इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर है तो उसकी इम्यूनिटी को स्टिमुलेंट करना या एक्टिवेट करना, कि या तो मेडिसिन्स के थ्रू या न्यूट्रिशंस के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू, किसी भी प्रोडक्ट के थ्रू अगर आप किसी की इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं, एक्टिवेट करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं, तो उसको हम कहेंगे इम्यूनो स्टिमुलेंट। दीज आर द सब्सटेंस maybe they are drug or any other nutrient material or any product. This type of substances will trigger or activate or increase the activity of immune system or any of its components known as immune stimulant. Immune stimulant जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में हम समझ लीजिए जैसे अपना ये वैक्सीन आया है और एंटीजन आया, यहाँ वैक्सीन है या फिर एंटीजन है, ठीक है, स्पेसिफिक एंटीजेंस में। और नॉन स्पेसिफिक में नॉन स्पेसिफिक इम्यूनो स्टिमुलेंट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस का जो वैक्सीन आप देख रहे हैं मार्केट में अवेलेबल है, तो वो एक्चुअली मेडिसिन नहीं है, आप उसको मेडिसिन वर्ड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दिस इज़ कॉल्ड एज अ वैक्सीन, ओके। तो वैक्सीन में जो आप कंपोजिशन देख रहे हैं तो वो अल्टीमेटली उसमें या तो डेड वायरस प्रेजेंट है या तो इनएक्टिव फॉर्म में वही कोरोना वायरस प्रेजेंट है लाइव, या तो लाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही वैक्सीन या इस टाइप की कोई चीज़ें प्रिपेयर होती है। और वो कैसे प्रिपेयर होती हैं हम वो आगे इसी चैप्टर में समझते जाएंगे। जैसे कि इम्यूनो स्टिमुलेंट्स के टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पर लिख भी रखे हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनो स्टिमुलेंट्स। जैसे कि पहला आपका बैक्टीरियल वैक्सीन या वायरल वैक्सीन, सेकंड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, थर्ड इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन्स, फिफ्थ थेराप्यूटिक वैक्सीन्स, सिक्स्थ वैक्सीन कॉम्बिनेशंस और सेवन्थ वायरल वैक्सीन्स, ओके। तो इनकी प्रिपरेशन भी इसी में आएगी, लेकिन पहले तो हम इनका मोड ऑफ एक्शन समझते हैं।
जैसे कि पहला आपका बैक्टीरियल वैक्सीन के बारे में बात करें तो बैक्टीरियल वैक्सीन क्या, उसके कंपोजिशन में क्या होगा कंटेंट, इसके अंदर या तो किल्ड या डेड या फिर वीक बैक्टीरिया थ्रू विच इम्यूनिटी इज़ परफॉर्म्ड अगेंस्ट पर्टिकुलर बैक्टीरिया एंड इट विल स्टॉप इन्फेक्शन। जैसे कि टीबी का जो वैक्सीन आता है, ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन, देखो समझो इसको, बैक्टीरियल वैक्सीन आपने प्रिपेयर किया किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग बैक्टीरिया से जिसके थ्रू ये बीमारी फैलती है। समझ लो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस का, हम उसी को लिविंग या नॉन लिविंग या वीक स्टेज में वैक्सीन प्रिपेयर करेंगे उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर। होगा कि अल्टीमेटली इस वैक्सीन को बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा, यानी लिविंग या नॉन लिविंग या डेड या इनएक्टिव या वीक बैक्टीरिया को, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को आप बॉडी में एंटर करवा रहे हो वैक्सीनेशन के थ्रू। ये जो वैक्सीन लगाना और नहीं लगाने का जो कंसेप्ट अभी मार्केट में चल रहा है ना, वो इसी बात पर चल रहा है कि यदि आपने वैक्सीन लगाया यानी कि आपने डायरेक्टली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या वायरस, जैसे कोरोना का अपन एग्जांपल ले लें, तो जो कोरोना वायरस से अगर उसकी वैक्सीन हम लगाते हैं तो अल्टीमेटली अपनी बॉडी में हम खुद वो डेड वायरस अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवा रहे हैं, या इनएक्टिव या कम एक्टिव लिविंग कोरोना वायरस को हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, जैसे ही आपने इंजेक्शन लगवाया वैक्सीनेशन का तो 24 घंटे 48 घंटे में आपको बुखार आ रहा है, यानी कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जनरेट हो रहा है। ठीक है, इम्यून सिस्टम कैसे जनरेट हो रहा है, जैसे ही वो वीक कोरोना वायरस या इनएक्टिव या डेड कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के थ्रू आपकी बॉडी में इंजेक्ट हुआ, आपका इम्यून सिस्टम ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, प्लेसिनोफिल मास्ट सेल अडेयर हुए, उसको इनगल्फ किया, फिर आपकी बॉडी ने इम्यून सिस्टम जनरेट करते हुए लिम्फोइड टिश्यू से बी सेल और टी सेल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। बी सेल ने आगे प्लाज्मा सेल्स बनाई और वो प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी बनाई, यानी एंटीबॉडीज़ जो बन रही है नेचुरली ही तो आपकी बॉडी में बन रही है। वैक्सीनेशन का काम क्या होता है कि अपनी बॉडी उस पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज़ कर ले एक बार, ताकि भविष्य में, समझो बात को, भविष्य में यदि ये सेम वायरस अपनी बॉडी में एंटर करता है तो अपनी बॉडी को ये रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए कि हाँ हम इससे पहले फ़ाइट कर चुके हैं और ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो चुकी है, तो वो दुगनी रफ्तार से एंटीबॉडीज़ को अपनी बॉडी में जो है प्रोडक्शन करवाता है नेचुरली। तो ये एक रिकॉल होता है, रिकॉग्नाइजेशन फैक्टर होता है वैक्सीनेशन के थ्रू कि आप उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने शरीर की मुलाकात करवा रहा है, ताकि भविष्य में ये सेम एंटीजन या सेम वायरस या सेम बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुसा तो हमारी बॉडी जो है तुरंत ही इम्यून सिस्टम जनरेट करके प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट कर लें, क्योंकि प्लाज्मा सेल उस समय क्लोनिंग भी करता है ना। बी सेल का क्लोनिंग, बहुत सारी क्लोनिंग बी सेल की बनी हुई पड़ी हुई होती है हमारी बॉडी में, इनएक्टिव फॉर्म में माइग्रेट होती है। प्लाज्मा सेल भी अवेलेबल होता है। ये प्लाज्मा थेरेपी जो आप सुन रहे हैं तो वो ऐसा ही होता है। यदि कोई मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर आ रहा है तो समझो उसकी बॉडी में नेचुरली इम्यूनिटी बहुत बड़ी हुई होगी, ठीक है, यानी उसका शरीर जो है उस वायरस से इनकाउंटर हुआ और वो ठीक होकर घर आया, तो उसकी बॉडी में जो प्लाज्मा सेल्स बनी जिसके थ्रू उसने एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाया, तो वो प्लाज्मा सेल हम उससे ब्लड डोनेशन के टाइम ब्लड में से एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं और हेल्दी वॉलंटियर का प्लाज्मा निकालकर, जो कि अभी अभी ठीक होकर आया है कोरोना से, वहाँ उसका प्लाज्मा निकालकर सेम ब्लड ग्रुप वाले इंसान को चढ़ा दिया जाता है, ताकि उस शरीर में, उस बीमार शरीर में दूसरे इंसान के और ज़्यादा एंटीबॉडीज़ नेचुरली तरीके से बनाई, यानी दवाई अभी तक नहीं बनी है। वैक्सीन से आप केवल जो है बॉडी को रिकॉग्नाइज़ करवा रहे हो कि इसको वायरस बोलते हैं। हमारी बॉडी कैसे पहचानेगी? वैक्सीनेशन के थ्रू। इसलिए कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन आप कराएं जिससे कि आपकी बॉडी को वो वायरस रिकॉग्नाइज हो जाए, ताकि भविष्य में यदि कोई सेम वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी प्लाज्मा सेल्स और बी सेल्स आपकी एक्टिवेट हो जाएं और तुरंत ही जो है आपका इम्यून सिस्टम जनरेट हो जाए रिकॉग्नाइज करके कि हाँ ये वायरस है, और ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल वैक्सीन हुआ या कोई भी वैक्सीन हुआ, उसका रोल यही होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, उसके बाद जो है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर CSF, ये क्या होते हैं? दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स विच बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ WBC ग्रेनुलोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स टू स्टॉप इन्फेक्शन। ये मार्केट में ये CSF अवेलेबल होता है, बहुत से अलग अलग प्रोडक्ट्स कंपनीज बनाती हैं। इनका क्या रोल होता है? ये एक्चुअल में ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स, इस टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि हमारी जो WBCs हैं, जो न्यूट्रोफिल्स, बेसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ग्रेनुलोसाइट्स,
मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवाता है, बूस्ट करता है इनको, ताकि अगर इनका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा होगा उतना ही इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो अभी की कंडीशन में जो एनवायरनमेंट में डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स ये CSF प्रोडक्ट्स भी मरीज़ों को दे रहे हैं, जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा बूस्टअप हो। ठीक है, दिस CSF स्टिमुलेट्स स्टेम सेल्स इन बोन मेरो एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ WBC। आपकी बोन मेरो के अंदर ये स्टिमुलेशन देता है स्टेम सेल्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा WBC बने, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय माइग्रेटिंग इन ब्लड स्ट्रीम। यदि कोई ऐसा बैक्टीरिया वायरस आपकी ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा हो तो WBC का जितना ज़्यादा बोन मेरो से, स्प्लिन से बूस्टअप होगा, स्टेम सेल से बूस्टअप होगा प्रोडक्शन, उतनी ज़्यादा WBC आपके ब्लड सर्कुलेशन में घूमेगी, और जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन WBC का आपके ब्लड सर्कुलेशन में होगा उतना ही वो इफ़ेक्टिव होगा हमारी बॉडी को हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस से बचाने में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखा है कैंसर पेशेंट। ठीक है, CSF यूज्ड इन न्यूट्रोपेनिया या कैंसर या फिर लो WBC काउंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं उसमें भी डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं या अपने पेशेंट्स को ये CSF प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, जो कैंसर या एड्स के जो भी वायरल इन्फेक्शन के थ्रू कोई पेशेंट है और उसकी बॉडी में WBC काउंट कम होता जा रहा है, तो WBC को बूस्टअप करने के लिए, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवाने के लिए CSF प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करें इंटरफेरॉन्स की। इंटरफेरॉन्स क्या करता है? रेप्लिकेशन रोक देता है, किसका? RNA का। RNA कहाँ होगा? वायरस में होगा। RNA क्यों बोल रहे हैं हम उसको? क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड है। ठीक है, म्यूटेशन भी अपने आप में वो बहुत जल्दी लेके आता है। म्यूटेशन यानी सडन चेंजेस इन देयर जीन। ओके, तो अभी जैसे पिछले साल का जो वायरस था आपका कोरोना वायरस, वो इतना डेडली नहीं था, उसके कुछ सिम्टम्स दिखते थे, और अब का जो वायरस है वो 3 दिन के अंदर इंसान ही ख़त्म हो जाता है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो म्यूटेंट हो गया है। उसका जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है उसके अंदर जो यूरेसिल, थायमिन, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन है ना, तो साइटोसिन की जगह यूरेसिल होता है RNA में। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA इतना म्यूटेंट हो गया है कि ये नॉर्मली अपना सिम्टम शो नहीं कर रहा है, और इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है खुद की ही, ताकि 1 के 2, 2 का 4, और इतना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है कि हमें समझने का मौका नहीं मिलता। तो इंटरफेरॉन का क्या रोल है कि वो उसके रेप्लिकेशन मोड को वहीं के वहीं रोक देगा, मल्टीप्लिकेशन रोक देगा, रेप्लिकेशन रोक देगा, और उसके म्यूटेशन को कम करेगा। वो बार बार जो अपना म्यूटेशन लाकर खुद के जो प्रोटीन सीक्वेंस उसको चेंज करते हुए हार्म कर रहा है ह्यूमंस को, तो वो म्यूटेशन वो वहीं के वहीं रोक देगा। कौन? आपका इंटरफेरॉन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, interferons remember in B cell T cell immunity, these are cytokines which was produced by host cell यानी by humans in response to viral infection। इसके 3 टाइप्स होते हैं, अल्फ़ा टाइप इंटरफेरॉन्स, बीटा टाइप इंटरफेरॉन्स और गामा टाइप इंटरफेरॉन्स। फंक्शन: दे विल प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैनी DNA एंड RNA वायरसेस। ओके, समझ रहे हैं बात को आप? यदि अभी की कंडीशन में ये इंटरफेरॉन और CSF का बहुत रोल चल रहा है, हम लोग नॉर्मली भी लोगों से पूछ सकते हैं कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो इंटरफेरॉन्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, CSF प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, एंटीवायरल ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इंटरफेरॉन्स का क्या रोल है कि उस म्यूटेशन को रोकना, उस वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकना। दे प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैनी RNA वायरसेस, एंटी-प्रोलिफरेटिंग एंड इम्यूनोमोडुलेटिंग प्रॉपर्टीज यूज्ड इन क्रोनिक हेपेटाइटिस B and caused by papilloma virus, hairy cell leukemia, Kaposi sarcomia in AIDS and in coronavirus infection। वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि कुछ डॉक्टर्स इंटरफेरेंस को तो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से होता क्या है कि कभी कभी हमारे DNA में भी मल्टीप्लिकेशन या म्यूटेशन अगर कुछ हो रहा है तो ये उसको, हमारे DNA को भी हार्म कर सकता है कभी कभी। तो कुछ सीरियस केस में ही इंटरफेरॉन्स का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो इंटरल्यूकिन्स क्या है? ग्रुप ऑफ साइटोकाइंस। जैसा कि आपने साइटोकाइंस वर्ड आपने वहाँ सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी के टर्मिनोलॉजी में पढ़ा होगा। जो T सेल्स बन रही है, वो T सेल्स का प्रोडक्शन क्या हो रहा है आगे जाके? इंटरफेरॉन्स, ल्यूकिन्स, साइटोकाइनिन्स। तो उन जो MIF, LIF जो आपने पढ़ा था, हाँ, T सेल, सप्रेसर सेल फंक्शनिंग वगैरह प्रॉपर्टीज़, तो वो किससे कंडक्ट हो रही है? आपके इन्हीं साइटोकाइनेंस से। उन साइटोकाइनेंस के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? इंटरल्यूकेंस।
ठीक है। इंटरल्यूकिन्स आर द ग्रुप ऑफ साइटोकाइनेंस प्रोड्यूस बाय लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। इसका जो एग्जांपल है वो है एल्डेसल्यूकिन, ओप्रेलवैकिन etc. and it was used in cancer therapy and in coronavirus therapy. Okay, therapeutic vaccines. These are used to treat diseases by activating the immune system, used in TB, कैंसर एंड इन कोरोना वायरस। ये वर्ड तो अब हमेशा इंक्लूडेड रहेगा इस इम्यून सिस्टम में, क्योंकि इम्यून सिस्टम में ही एंटीबॉडी जो बन रही है वो ही दवाई है। या तो आप नेचुरली खुद बनाओ, या तो ऐसे मार्केटेड प्रोडक्ट से अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करवाओ, या तो फिर ऐसी कोई ड्रग्स हम अप्लाई करें उस पेशेंट के ऊपर जिसके ऊपर ये वायरल इन्फेक्शन हुआ है। तो थेरापेटिक वैक्सीन्स भी आती हैं जो कि कैंसर, कोरोना या टीबी टाइप की बीमारी में भी यूज़ की जा सकती है, जिनकी जो है हमारी बॉडी को कम हार्म कर सकती हैं। ठीक है। तो वैक्सीन कॉम्बिनेशन भी आता है मार्केट में। दीज आर यूज टू ट्रीट और टू इनहिबिट डिफरेंट डिसीजेस और which protect against multiple strains of infections agents causing the same disease, for giving joint protection against 2 or more diseases in one slot। समझ लो किसी पेशेंट में डायबिटीज़ भी है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, दूसरी भी कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको कुछ हुआ है, वायरल इन्फेक्शन भी कुछ हो रहा है, बुखार भी आ रहा है, वो वायरस कोरोना वायरस भी हो गया, टीबी भी पहले थी, तो इतनी सारी बीमारियों के साथ वो जो है ग्रसित है। तो उसके लिए इस टाइप का वैक्सीनेशन कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल होता है। जैसे कि आपकी एक बीमारी का नाम है DTP, है ना, डिप्थेरिया, टिटेनस एंड पर्ट्यूसिस वैक्सीन्स। दीज वैक्सीन्स अगर ये 3 टाइप की बीमारी अगर आपकी बॉडी में है तो ये इसी नाम से वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल होती है। DTP वैक्सीन नाम है उसका। ठीक है। ऐसे ही एक वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में वैक्सीन कॉम्बिनेशन के नाम से MNR, मतलब मेसल्स, मम्स एंड रूबेला। रूबेला एक वायरस था जो कि कुछ शतक पहले इंडिया में बहुत इफेक्टिव था। अभी भी कुछ केसेस में ये सुनने को मिलता है कि कोई रूबेला वायरस से इन्फेक्टेड है। मम्स और मेसल्स भी होते थे। तो ये वैक्सीनेशन के थ्रू धीरे धीरे हमारी बॉडी में ये कम होता गया और हमारी बॉडी जो है इस तरीके के वायरस से रेजिस्टेंट हो गई। रेजिस्टेंट होना मतलब जो है कि सेकंड एनकाउंटर अगर सेम टाइप के वायरस का होता है तो हमारी बॉडी खुद ही नेचुरली इतनी इम्यूनिटी दे देती है, इतनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है कि ये वायरस जो है ज़्यादा हार्म हमारी बॉडी को नहीं करता और कुछ समय बाद जो है हम ठीक भी हो जाते हैं। तो ये 2 टाइप के कॉम्बिनेशन वायरल वैक्सीन कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है। कौन से? DTP एंड MNR। ठीक है। अब बात करें वायरल वैक्सीन की, जो कि अभी करंट का टॉपिक वर्ल्ड वाइड है। जो हमारी कोविशील्ड है, कोवैक्सीन्स हैं, उसको हम वायरल वैक्सीन कह सकते हैं। तो अब समझें कि उस कोविशील्ड में या कोवैक्सीन में का कंपोजिशन या प्रिपरेशन कैसे हुआ और उसका फंक्शनिंग क्या है। ध्यान से सुनना। इट कंटेंस आइदर लाइव एटीन्यूएटेड या फिर वीक वायरसेस विच आर अलाइव बट नॉट कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिसीज, और इनएक्टिवेटेड या फिर किल्ड वायरसेस। These are used to induce immune response in our body by recognizing itself. Okay? मतलब कि वायरल जो वैक्सीन्स हैं उनकी जो प्रिपरेशंस मार्केट में आ रही है वो मेडिसिन नहीं है। उस वैक्सीन के अंदर ही या तो इनएक्टिव फॉर्म में वायरस, कोरोना वायरस प्रेजेंट है, या तो वो इतना वीक है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को कुछ हार्म नहीं करेगा। लेकिन वो उसका केवल कंपोजिशन में डालने का, वैक्सीन के अंदर उसको यूज़ करने का एक ही सिनेरियो है कि वो आपकी बॉडी उस वायरस को आइडेंटिफाई करना सीखे, रिकॉग्नाइजेशन करना सीखे। इम्यून सिस्टम जैसे ही आपकी बॉडी का उस वायरस से इनकाउंटर होगा, फर्स्ट इनकाउंटर, जैसे आपने वैक्सीन लगाया, फर्स्ट इनकाउंटर हुआ, बॉडी ने देखा कि यार ये तो खुद ही वैक्सीन लगवा रहा है, यानी खुद ही वायरस अपनी अंदर डाल रहा है, तो हमारी बॉडी जो है B सेल और प्लाज्मा सेल एक्टिवेट हो जाती है, एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन होता है और उसका क्लोन बन जाता है किसका? मेमोरी B सेल का। यदि सेम वायरस अगले साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल बाद भी हमारी बॉडी में एंटर किया ये ही कोरोना वायरस, तो हमारी बॉडी जो है प्लाज्मा सेल्स और जो क्लोन बना था B सेल्स का इस वायरस के अगेंस्ट में, तो वो अचानक से एक्टिवेट हो जाते हैं और तुरंत ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं एंटीबॉडीज़ का। तो उससे होगा कि जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनेगी, वायरस उतना ही जल्दी ख़त्म होने की सिचुएशन में आ जाएगा और हमें कम हार्म होगा।
यानी डेथ रेट इन फ्यूचर कम होगी। यानी कि मेडिसिन जो है आपकी बॉडी नेचुरली खुद ही बना रही है एंटीबॉडीज़, तो वैक्सीनेशन को इसलिए सरकार कंपलसरी नहीं कर रही है अभी तक। कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग ये भ्रांतियाँ कर रहे हैं कि यदि इस वायरल वैक्सीन में जो वायरस प्रेजेंट है, यदि उसने हमारे डीएनए में म्यूटेशन कर दिया, यानी ह्यूमन डीएनए में, वायरस के अंदर आरएनए है, यदि उसने म्यूटेशन कॉज किया हमारे डीएनए के अंदर, तो हो सकता है इन फ्यूचर हमारे आने वाली पीढ़ी में कुछ किसी तरह का नुकसान ना हो जाए। इसलिए कुछ लोग डर रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी फालतू बातें हैं, भ्रामिक बातें हैं, इन पे ध्यान नहीं देना है। हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी जो है उसको रिकॉग्नाइज़ करें। इन फ्यूचर यदि हमारा एनकाउंटर सेम इस वायरस के साथ यदि हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन होगा हमारी बॉडी में, जिससे कि हम सेफ़ और सिक्योर रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम इम्यूनोसप्रेसेंट की। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था हाइपर सेंसिटिविटी में कि मदर अगर RH नेगेटिव है और उसका फिटस RH पॉजिटिव हो गया तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स उसकी बॉडी, मदर की बॉडी में जनरेट हो जाएगा, और उस मदर की WBC, मैक्रोफेजेस और ये दूसरे न्यूट्रोफिल्स, पेसिनोफिल्स जो है अटैक करने लगेंगे किसके ऊपर, उस बेबी फिटस के ऊपर, और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो ऑटो इम्यून सिस्टम में कभी कभी हमें अगर ऐसा कुछ पता चलता है, ऐसा कोई केस आता है हमारे सामने, तो हमें ऐसे पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट देना पड़ता है। यानी उसकी इम्यूनिटी को कम करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट देना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी खुद की इम्यूनिटी उसके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, तो इम्यूनोसप्रेसेंट का क्या रोल है? इम्यूनोसप्रेसेंट मीन्स सप्रेशन ऑफ इम्यूनिटी और ड्रग्स यूज्ड फॉर लोअर्स टू डिक्रीज द इम्यून एक्टिविटी. For example, in case of organ transplant such as heart, liver, kidney, autoimmune system of our body will affect this. To avoid this condition, immunosuppressant drugs are used. समझ लो किसी पेशेंट को हम हार्ट या किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है, और उस पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो किसी भी दूसरी फॉरेन मटेरियल को अपने लिए, खुद के लिए वो एंटीजन समझता है और तुरंत रिएक्ट कर देता है इम्यून सिस्टम उस पेशेंट का। तो ऐसे पेशेंट को ट्रांसप्लांट करने से पहले डॉक्टर्स इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं, ताकि ट्रांसप्लांटेशन के दौरान यदि हम किसी पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और जिस पेशेंट को कर रहे हैं उसका शरीर अगर ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर देगा, तो वो उस एक्टिव हार्ट को जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए लाया गया वो उसको भी ख़त्म कर देगा। तो ऐसे केस में हम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स उसको अप्लाई की जाती है। अब ये किस प्रकार की ड्रग्स होती हैं, इनको हमने 4 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है। जैसे कि पहला आप यहाँ देख रहे होंगे कैल्सिन्यूरिन और टी सेल इनहिबिटर्स। दूसरी जो ड्रग आती है इम्यूनोसप्रेसेंट वो होती है कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, थर्ड क्लासिफिकेशन जो है इसी इम्यूनोसप्रेसेंट का एंटी प्रोलिफरेटिंग ड्रग्स, और फोर्थ कैटेगरी में आती है एंटीबॉडीज़। जो ये कैल्सिन्यूरिन और टी सेल इनहिबिटर्स है उसकी जो ड्रग्स हैं, 2 मेन ड्रग होती हैं, वो टैक्रोलिमस और साइक्लोस्पोरिन। नाम आपने कई बार सुना होगा किसी न किसी केसेस में। साइक्लोस्पोरिन और टैक्रोलिमस, these 2 drugs are used as an immunosuppressant drug which will work as a T cell inhibitor, यानी टी साइटोटॉक्सिक सेल, जो कि टी सेल का मेन फंक्शन है एंटीजन वाली या इन्फेक्टेड सेल को किल कर देना। यानी अगर हमारी खुद की सेल इन्फेक्टेड हो गई है किसी वायरस से, तो ये अपनी खुद की सेल को भी नहीं छोड़ता, हमारी खुद की बॉडी की सेल को भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इतना ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है कौन, टी सेल। तो ये जो ड्रग हैं साइक्लोस्पोरिन और टैक्रोलिमस, ये वर्क ऐसे करती है कि टी सेल की फंक्शनिंग को इनहिबिट करती है, ताकि वो टी साइटोटॉक्सिक सेल किसी भी तरह से इम्यून सिस्टम जनरेट करके खुद ही की ऑर्गन को या ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को डिस्ट्रॉय ना करते फॉरेन मटेरियल या फॉरेन एंटीजन समझ के। ऐसे ही प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोन, बहुत सी जो स्किन एलर्जीज होती हैं, ठीक है, स्किन एलर्जीज मतलब यानी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई हो गया या वायरल इन्फेक्शन स्किन पे हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से वो रेडनेस और ब्लैक स्पॉट्स, कुछ ऐसे धब्बे बन जाते हैं काले, तो वहाँ पर समझ लो कि आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन पे हुआ है। तो आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है, टी सेल वो उतने आपको उतनी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, वो स्किन जो है ख़राब होने लगती है। तो उस केस में अगर इम्यून सिस्टम उस पेशेंट का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन
स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट को मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो है प्रिस्क्राइब करते हैं या प्रेडनिसोलोन प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत से बच्चे जो अपनी क्लास में हैं वो लोग कुछ मेडिकल्स पे जाते हैं, तो उन लोगों ने देखा होगा जो स्किन वाले डॉक्टर्स हैं वो बहुत से जो हैं ये मिथाइल प्रेडनिसोलोन का कॉम्बिनेशन भी अपने स्किन वाले पेशेंट को जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ग्रसित है उसको ये अप्लाई करने के लिए कहते हैं, ताकि उसका इम्यून रिस्पॉन्स क्या करे, उन प्रोटीन को डीनेचर ना होने दे। कौन से प्रोटीन को डीनेचर ना होने दे? हमारी खुद की सेल के प्रोटीन को डीनेचर ना होने दे, और वो सिर्फ उसी बैक्टीरिया पे जो है उसकी इम्यूनिटी फोकस करे, उस बैक्टीरिया को ही पर्टिकुलरली किल करे। ठीक है। उसके बाद आपकी जो थर्ड क्लासिफाइड ड्रग्स हैं इम्यूनोसप्रेसेंट, वो हैं मिथोट्रिक्सेट, क्लोराम्ब्यूसिल, एज़ाथायोप्रिम, साइक्लोफॉस्फामाइड और मफेटिल, माइकैफिनोलेट मफेटिल MMF। उसके बाद एंटीबॉडीज़ जो मार्केट में अवेलेबल है वो हैं एंटी हेमोसाइट ग्लोबुलिन, रोडी इम्यूनोग्लोबुलिन एंड म्यूरोमोनाप नाम से भी ये ड्रग एंटीबॉडीज़ अवेलेबल है मार्केट में इम्यूनोसप्रेसेंट। अब हम मैकेनिज़्म समझते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ इम्यून सप्रेसेंट ड्रग कैसे ये वर्क करती है। तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग का पहला फंक्शन होता है टू डिक्रीज इम्यून एक्टिविटी और लोअर्स इम्यूनिटी। किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी है और वो उस पेशेंट को हमें लीवर ट्रांसप्लांट करना है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, और वो उस ट्रांसप्लांटेड लीवर या किडनी को समझ रहा है फॉरेन मटेरियल, कौन? उस पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स। तो उसकी इम्यूनिटी पावर को डिक्रीज़ करने के लिए हम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर साइक्लोस्पोरिन को लेते हैं। ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन क्या करेगा? इनहिबिट करेगा सेलुलर इम्यूनिटी। ठीक है। सेलुलर इम्यूनिटी इनहिबिट होगी, मतलब कि टी सेल का प्रोडक्शन कम से कम होगा या तो होगा ही नहीं, इनहिबिट कर देगा वो टी सेल के प्रोडक्शन को। कैसे इनहिबिट करेगा? बाय एंटरिंग और डिफ्यूजिंग इन टी सेल्स एंड स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ साइटोकाइनेजीन्स इन टी सेल। अगर ये टी सेल का प्रोडक्शन हो भी गया होना तो उसको इंटरप्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, जिससे कि ये टी सेल आगे जाके 4 नए जो इंटरल्यूकिन्स बनाता था, साइटोकाइनेंस बनाता था, उनको रोक देगा। अगर वो साइटोकाइनेंस रुक गए प्रोडक्शन तो वो आगे जाकर अपनी खुद की सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, यहाँ तो फिर उस ऑर्गन को जो ट्रांसप्लांट हो रहा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ये समझकर कि वो कोई फॉरेन एंटीजन है। ठीक है। मैकेनिज्म क्या है इसका? सबसे पहले तो डिफ्यूजन, बाइंडिंग, डीफॉस्फोराइलेशन और डिक्रीजिंग सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनेंस। ठीक है। साइक्लोस्पोरिन क्या करता है? सीधा आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, डिफ्यूज़ होगा, उस पर्टिकुलर साइट तक पहुँचेगा, फिर उस साइट पे जाके बाइंडिंग करेगा किसके साथ? टी सेल के साथ, यानी आपकी सेलुलर इम्यूनिटी से बाइंड करेगा। फिर डीफॉस्फोराइलेशन करेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस या रेप्लिकेशन प्रोसेस उस टी सेल्स की रोक देगा, जिससे कि साइटोकाइनेंस बनना बंद हो जाएंगे। तो जिससे कि साइटोकाइनेंस बनना बंद हो जाएंगे तो फोर्थ आपकी मैकेनिज्म आ जाएगी ये डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनेंस। देखिए यहाँ पे। ओके। तो अब ये जो साइक्लोस्पोरिन था, ये यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली फिगर भी रिप्रेजेंट किया है, समझ लो ये टी सेल है। अब ये टी सेल के अंदर आपकी जो है ये ड्रग साइक्लोस्पोरिन, हमने जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग उस पेशेंट को दी वो थी साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन ने क्या किया? टी सेल के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू एंटर हो गई। ठीक है। ये डिफ्यूजन करके इसने क्या किया? साइक्लोस्पोरिन प्लस साइक्लोफिलिन। साइक्लोस्पोरिन बाइंड्स विद द प्रोटीन साइक्लोफिलिन। ये साइक्लोफिलिन प्रोटीन जो है टी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इस प्रोटीन के साथ ये हमारी ड्रग साइक्लोस्पोरिन बाइंड कर जाएगी और कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएगी। उस कॉम्प्लेक्स को बनाकर ये क्या आगे फंक्शन क्रिएट करेगी? विच विल फर्दर बाइंड टू एंजाइम कैल्सिन्यूरिन। ये कॉम्प्लेक्स जो है आगे जाके एंजाइम कैल्सिन्यूरिन के साथ कंबाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बाइंडिंग प्रोसेस हो गई। बाइंडिंग के बाद होगा आपका डीफॉस्फोराइलेशन, यानी कैल्सिन्यूरिन जो एंजाइम था उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स? साइक्लोफोरिन ड्रग और साइक्लोफिल प्रोटीन जो कि आपकी टी सेल में प्रेजेंट था। तो ये कॉम्प्लेक्स और आपका एंजाइम
कैल्सिन्यूरिन मिलकर बाइंड जो हुए तो उस बाइंडिंग के बाद जो तीसरा मैकेनिज्म है डीफॉस्फोराइलेशन, वो कैसे वर्क करेगा वो यहाँ आप पढ़ें। कैल्सिन्यूरिन causes dephosphorylation of nucleus in T cell by affecting nucleus factor। टी सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस है, ये कॉम्प्लेक्स इस एंजाइम के साथ मिलके इस न्यूक्लियस पे इफ़ेक्ट करेगा, है ना, अटैक करेगा न्यूक्लियस पे, अटैक करेगा टी सेल, किसके न्यूक्लियस पे, टी सेल के न्यूक्लियस पे अटैक करेगा और उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा। समझो ये दो टर्म अलग अलग है। टी सेल के न्यूक्लियस पे अटैक करेगा और उसकी फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, टी सेल डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियस इन टी सेल बाय अफेक्टिंग न्यूक्लियस फैक्टर, यानी न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल, उसको नाम हम दे सकते हैं एनफेट। ठीक है, कॉमन वर्ड जो हम यूज़ करेंगे एनफेट। एनफेट मतलब न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल। टी सेल के न्यूक्लियस के जो फैक्टर्स हैं जो कि आगे जाके और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे साइटोकाइनेंस का, तो सबसे पहले तो अटैक कहाँ हो रहा है, इस कॉम्प्लेक्स का और इस एंजाइम का, टी सेल के न्यूक्लियस फैक्टर पे, NFAT। ठीक है, एनफेट न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स। उसके बाद ये कैल्सिन्यूरिन एंजाइम और ये कॉम्प्लेक्स साइक्लोस्पोरिन ड्रग और साइक्लोफिलिन प्रोटीन का जो है also form complex with cyclosporin to produce NFAT। NFAT inhibits the action of T cell nucleus by not entering in nucleus। ये जो न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आते हैं इन फैक्टर्स की वजह से आते हैं। अब यदि ये फैक्टर्स कोई इनिबिट कर दिया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने से, तो वो न्यूक्लियस आगे जाके साइटोकाइनेंस का प्रोडक्शन नहीं करने देगा। ठीक है, जब हाँ आप ये एनफेट को इनहिबिट कर देते हो, एनफेट फैक्टर्स को, तो आगे ये प्रोसेस होगी कि एनफेट विल नॉट एंटर द न्यूक्लियस टू प्रमोट द रिएक्शन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइटोकाइनेंस इंक्लूडिंग IL-2 यानी कि इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन इज प्राइमरी केमिकल स्टिमुलेशन फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ टी सेल ड्यू टू एनफेट एक्टिविटी डिक्रीजेस इन प्रोडक्शन ऑफ टी सेल बाय रिड्यूसिंग द सिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनेंस। अब आ रहा है समझ में, यानी कि हमने जो ड्रग दी, समझो अब बात को, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ने क्या किया, टी सेल के अंदर एंटर कर गया। टी सेल के अंदर पहले से ही जो है प्रोटीन प्रेजेंट था, कौन सा, साइक्लोफिलिन के साथ इसने बनाया कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो है आगे जाके डीफॉस्फोराइलेशन कर रहा है, किसके साथ मिलके, टी सेल के न्यूक्लियस के फैक्टर्स के साथ मिलके डीफॉस्फोराइलेशन कर रहा है। तो होगा क्या कि टी सेल का जो न्यूक्लियस है वो आगे जाकर रेप्लिकेट नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होगी, जिसकी वजह से आगे ये टी सेल ज़्यादा से ज़्यादा साइटोकाइनेंस का प्रोडक्शन नहीं करेगा। साइटोकाइनेंस का प्रोडक्शन कम होगा तो उसकी इम्यूनिटी अपने आप सप्रेस हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग का फंक्शनिंग आपको अब ये समझ में आया। अब उसके बाद हम बात करें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यानी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की। अब हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन मेथड हो रही है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन मेथड हम क्यों कर रहे हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। ये सबसे पहले तो आप ये वर्ड को समझो, एग्ज़ाम में कभी कभी इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी के नाम से भी पूछ लिया जाता है, या कभी कभी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के नाम से भी पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है कि हम दो तरह की सेल्स यूज़ करते हैं। पहली तो माइलोमा सेल्स यानी कैंसरस सेल हम उसको बोल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल कंडीशन में ग्रो करती है। जैसे आपने कैंसर पेशेंट देखा होगा कि उनको ऐसा ट्यूमर टाइप बन जाता है, तो वो ट्यूमर किसका होता है, बंच ऑफ सेल्स, अनकंट्रोलेबल जो ग्रोथ होती है सेल्स की। ठीक है, और इमॉर्टल होती है, वो मरती नहीं है सेल्स। ठीक है, इमॉर्टल सेल्स और अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल्स, ये किसका फंक्शन है, माइलोमा सेल्स का। तो हम कैंसरस सेल को माइलोमा सेल्स बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो इन माइलोमा सेल्स के अंदर अब अपन थोड़ी सी देर के लिए अपनी rDNA टेक्नोलॉजी पे आ जाएं, यानी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पे। तो उसमें हम क्या करते थे कि जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, समझ लो कि हमने एक पर्टिकुलर DNA सेगमेंट निकाला जो कि एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ह्यूमन हेल्दी वॉलंटियर में से कोई ह्यूमन हेल्दी वॉलंटियर है, उसकी DNA में से हमने उतना सेगमेंट निकाल लिया जो
जीन का या डीएनए का जो कि एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है। अब हमने वो सेगमेंट जो है आपकी माइलोमा सेल यानी कैंसर सेल के प्लाज्मिड में इनबिल्ट कर दिया, कैंसर सेल के प्लाज्मिड में इनबिल्ट कर दिया, सुनना मेरी बात, है ना। तो वो माइलोमा सेल क्या करेगी, तेज़ी से अनकंट्रोलेबल ग्रोथ करेगी, इमॉर्टल भी होगी यानी मरती नहीं है वो, और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी क्योंकि वो कैंसर सेल है, ट्यूमर फॉर्म करेगी। तो जितना ज़्यादा वो माइलोमा सेल प्रोडक्शन करेगी खुद का, उतना ही ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेगी किसका, उस पर्टिकुलर सेगमेंट का। कौन से सेगमेंट का, जो कि एंटीबॉडीज़ बनाता है, जो हमने इनबिल्ट किया है उसके प्लाज्मिड में। ठीक है, तो जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अगर एंटीबॉडीज़ का चाहिए लैब के अंदर, तो आप माइलोमा सेल्स और एंटीबॉडी, उस एंटीबॉडीज़ को फ्यूजन करवा के यानी हाइब्रिड करवा के एक नया टर्म दे सकते हैं, हाइब्रिडोमा। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की थी, जॉर्ज जे एफ कॉलर एंड मिल्स्टन ने 1975 में ये टेक्नोलॉजी सबके सामने आई थी। कौन सी टेक्नोलॉजी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। मोनोक्लोनल नाम हम इसको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक ही तरीके का ये क्लोन बनाया जा रही है। क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि हमने उसको इनबिल्ड कर दिया माइलोमा सेल। माइलोमा सेल किसको बोलते हैं, कैंसर सेल को। और कैंसर सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ करेगी खुद का, सेल्स का, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 16, 32, 64, ऐसे वो करते करते बहुत ज़्यादा स्पीड में अनकंट्रोलेबल ग्रोथ करेगा वो सिंगल माइलोमा सेल। और उसकी वजह से उसके अंदर जो हमने एक ही एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन का सेगमेंट डाला था, तो वो उसी सेम टू सेम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। इसलिए इस टेक्निक को एग्ज़ाम में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के नाम से भी पूछा जाता है। तो आप लोग इस बारे में ध्यान रखें, या तो हाइब्रिडोमा के नाम से आएगा क्वेश्चन, या तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का। तो इसका फॉर्मेशन कैसे है, एक छोटा सा एग्जाम्पल था, माइस के ऊपर इन लोगों ने परफॉर्म किया था। तो सबसे पहले आप पहली लाइन पढ़ें, द एंटीजेंस आर इंजेक्टेड, यानी एंटीजेंस कौन से, जिसकी वजह से इम्यूनिटी हमारी जो है स्ट्रांग होगी या एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होगा। समझ लो कि कोई बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हमें एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करवाना है, तो वो एंटीजेंस को हम उस माइस में डाल देंगे। तो उस माइस के अंदर जो प्लाज्मा सेल्स होगी, ठीक है, तो दिस प्लाज्मा सेल विल गेट इम्यूनाइज्ड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़ ऑन बिहाफ ऑफ दैट स्पेसिफिक एंटीजन और दैट स्पेसिफिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो जैसे ही आपने एंटीजेंस को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस की इम्यूनिटी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। टी सेल, बी सेल उसके अंदर भी बनना शुरू हो गई माइस के अंदर। उस बी सेल्स ने प्लाज्मा सेल्स को बनाया, और यही द प्लाज्मा सेल्स फ्रॉम द स्प्लीन ऑफ इम्यूनाइज माइस आर एक्सट्रैक्टेड। माइस के अंदर जो इम्यूनिटी बनी ना, प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किया, तो हम उस प्लाज्मा सेल को माइस के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यही है आपकी प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, यहाँ से आप समझें। उसके बाद हमने क्या करा कि उस माइस के अंदर से वो प्लाज्मा सेल्स जो बनी थी एंटीजन की वजह से, है ना, इम्यूनिटी की वजह से, तो हमने उस प्लाज्मा सेल को एक्सट्रैक्ट कर दिया। सेकंड पॉइंट में हम देखो, दिस इम्यूनाइज्ड प्लाज्मा सेल्स आर देन फ्यूज्ड विथ अनस्टिमुलेटेड माइलोमा सेल्स, यानी कि हमने इस प्लाज्मा सेल का फ्यूजन कैंसरस सेल के साथ कर दिया। प्लाज्मा सेल्स का क्या रोल है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करना, और माइलोमा सेल्स यानी कैंसरस सेल का क्या रोल है कि अनकंट्रोलेबल ग्रोथ करना। अब यदि ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ के साथ साथ हमें अनकंट्रोलेबल बहुत सारी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन भी साथ साथ मिलेगा। ठीक है, तो दिस सेकंड पॉइंट में हम देखें, दिस इम्यूनाइज्ड प्लाज्मा सेल्स आर देन फ्यूज्ड विद अनस्टिमुलेटेड माइलोमा सेल्स फ्रॉम अनदर माइस टू फॉर्म अ क्लोन बाय हाइब्रिड सेल। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट, दिस फ्यूजन रिजल्ट इन अ हाइब्रिडोमा means a hybrid myeloma cell which is immortal and is programmed to produce a single antibody against antigen. The plasma cell supply the program for the antibody, the myeloma cell supply the immortality. myeloma cell की जो functioning है वो immortal है, तो क्या हमने प्रोग्राम करवा दिया कि प्लाज्मा सेल और माइलोमा सेल का फ्यूजन, जिसकी वजह से प्लाज्मा सेल तो एंटीबॉडीज़ बनाती जाएगी और माइलोमा सेल बहुत सारी सेल को ग्रोथ करवाएगी, और साथ साथ वो इमॉर्टल भी होगी, और ये कंटिन्यू प्रोडक्शन हमें मिलता रहेगा जब तक हम चाहें। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिडोमा इज थस अ कैंसरस प्रोलिफरेटिंग मास ऑफ सेल्स ऑल ऑफ विच सिंथेसाइज सेम काइंड ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, द ट्यूमर डेवलप फ्रॉम अ हाइब्रिड सेल and spleen cell from an animal that has been provoked with the specific antigen. A cell from the spleen of an animal sensitized into synthesizing one type of antibody when fused with a myeloma cell that has the property of uncontrollable proliferation results in a hybrid cell that divides to form a tumor. ये ट्यूमर
में से जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे एंटीबॉडीज़ तो हमें बहुत सारा प्रोडक्शन मिलेगा उस एंटीबॉडीज़ का। लार्ज स्केल अगर प्रोडक्शन हमें किसी सिंगल क्लोन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का हम देखें तो उसमें ऐसा ही होता है कि आप प्लाज्मा सेल किसी हेल्दी वॉलंटियर्स में से निकाल के माइलोमा सेल के साथ फ्यूजन करवा के आप उसको लैब में छोड़ दिया जाता है। और माइलोमा सेल की प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती जाएगी, इमॉर्टल होगी और मरेगी नहीं। तो मतलब उसका प्रोडक्शन कंटिन्यूशन में स्टार्ट होगा। जितना ज़्यादा वो प्रोड्यूस होती जाएगी उतना ज़्यादा एंटीबॉडी अपने को वो सेम सिंगल क्लोन यानी मोनोक्लोन का एंटीबॉडी हमें मिलता रहेगा। ये जो कुछ नोट्स हैं मैंने आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के प्रोवाइड किए हैं और साथ ही इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, इम्यूनोस्टिमुलेंट ड्रग, ठीक है। और आपकी मोनोक्लोनल हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के भी नोट्स इसी में इनबिल्ड हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे तुरंत टेलीफोनिक या मैसेज के थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।